तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। तू इश्क कर, फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे मर्ज की। अच्छा तबीब भी तो तभी मर्ज़ों की दवा लिख सकता है ना, अगर उसने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हो। अगर उसने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग पढ़ी ही नहीं तो वो अच्छा तबीब क्या, अच्छा केमिस्ट भी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर आप अच्छे तबीब और अच्छे केमिस्ट बनना चाहते हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के हवाले से ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझिएगा और अच्छी तरह पढ़िएगा। हम आपने हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का पार्ट नंबर 1 हमें उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह सुना भी होगा और अच्छी तरह समझा भी होगा। आज हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आते हैं जिसके अंदर हम दूसरी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे ड्रग की, जिसको हम एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं और या फिर एसिड बेस नेचर भी कह सकते हैं। हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर मलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप का इफ़ेक्ट पड़ा था ड्रग के हवाले से। आज हम दूसरी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ड्रग और आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। चलें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 70 to 75% वाटर पे मुश्तमिल है। अगर हम मेडिसिन या ड्रग के हवाले से बात करें तो ऐसी ड्रग्स जो मॉलिक्यूलर मास 200 ग्राम पर मोल रखती हैं उनकी एवरेज डोज 20 mg तक दी जाती है। अब ये इतनी कम डोज क्यों देते हैं? क्योंकि जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं मोस्टली, और ऑर्गेनिक इन नेचर होने की वजह से उनके अंदर या तो ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर वो ऑर्गेनिक बेसिस हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेसिस वीक होते हैं। अगर हमने उनकी आयोनाइजेशन बढ़ानी है, अगर उनको हमने डिज़ोल्व करना है तो उनका डिल्यूट सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए डिल्यूट सॉल्यूशन की गर्ज से हम उनकी डोज बहुत कम रखते हैं। और ड्रग की पोटेंसी के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि ड्रग हमेशा वही ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पोटेंट कंसिडर की जाती है जो कम डोज में मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करे। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। ड्रग कंटेन एसिडिक और बेसिक ग्रुप होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड या बेसिल होते हैं, बेसिक ग्रुप होते हैं वो वीक होते हैं। नहीं, ऑर्गेनिक एसिड होंगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी वीक है, और जो बेसिस हैं वो भी वीक होती हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक होगी। इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स और बेसिस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात हम करेंगे। अगली बात यह है कि आप केमिस्ट्री वाले जानते हैं कि लॉरियन ब्रॉन्स्टेड एक एसिड बेस कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। लॉरियन ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन दे सकती है, और बेस वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऑर्गेनिक एसिड अपना प्रोटॉन देंगे और ऑर्गेनिक बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जब ऑर्गेनिक एसिड अपना प्रोटॉन दे देते हैं तो नतीजे के तौर पे एड रिजल्टेंट हमें कंजुगेट बेस मिलता है, और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कंजुगेट एसिड बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड प्रोटॉन देने के बाद कंजुगेट बेस बनाता है, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड बनाता है। एसिड बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डेफिनेटली साल्ट हो गए, एसिड हो गए, बेस हो गए, और एक्वस मीडिया में वो आयोनाइज होते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज तब होंगे जब सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा डिल्यूट होगा।
ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एस्टिक एसिड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड वीक है, वीक होने की वजह से सिर्फ 100 मालिक्यूल में से 4 मालिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, यानी कि हम वीक कहते ही उनको हैं जो कम से कम डिसोसिएट होते हों। ठीक है जी। इस कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देता है तो क्या बनाता है, कंजुगेट बेस। तो एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, एसीटेटाइन। तो एसीटेटाइन दैट इज द कंजुगेट बेस ऑफ द एसिटिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्लाइटली डिसोसिएट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड बेस या साल्ट हों तो उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जो और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमेशा थोड़े से हल होते हैं वाटर में। इसी तरह बेसिस भी थोड़ी सी हल होती हैं, ज़्यादा अमाउंट उनकी हल नहीं होती। ठीक है जी। इस वजह से हम जो है जो वीक एसिड और बेसिस के लिए उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, तो उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। वीक एसिड्स के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर वो एसिड है तो Ka, अगर वो बेस है तो Kb इस्तेमाल किया जाता है। और कंजर्वेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हम जो कॉन्जुगेट बेस बनते हैं और उनको उस वैल्यू को हम जो है वो नोमिनेटर में लेते हैं, जो वो एसिड होता है उसको हम वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। हर एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मोल होती है। ठीक है जी। अगर कोई और एसिड होगा तो उसकी वैल्यू फिर और होगी। हर एसिड के लिए कि एक ही डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। सिमिलरली हम बेसिस के हवाले से बात करें, ऑर्गेनिक ड्रग्स में मोस्टली आपने एनिलीन फंक्शनल ग्रुप देखे होंगे, जो एरोमेटिक, इनको हम बेसिस कह सकते हैं। इसी तरह एलिफेटिक अमीन्स देखे होंगे आपने। अच्छा जी, जो एरोमेटिक अमीन्स हैं तो वो कंपैरेटिवली वीक बेसिस होते हैं, और जो एलिफेटिक अमीन्स हैं ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इस बेस होते हैं एज़ कंपेयर टू एरोमेटिक के। इसी तरह देखें, एनी जो बेसिस होते हैं उनकी पी के बी की वैल्यू होती हैं या के बी की वैल्यू होती हैं। जो के ए या के बी की वैल्यू से आप पी के ए वैल्यू निकाल सकते हैं। पी क्या है, दैट इज़ अ नेगेटिव लॉग। ठीक है जी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड पी के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी। तो एनिलीन की पी के बी की वैल्यू जो है 9.4 है, और मिथाइल अमीन की पी के बी की वैल्यू 3.3 है। अच्छा जी, एक बात तो हम बताना भूल गए आपको, वो बात ये है कि पी के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, पी के बी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। पी के ए की वैल्यू जितनी कम से कम होगी इसका मतलब वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। सिमिलरली पी के बी की वैल्यू जितनी कम होगी वो बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। तो अब एनिलीन में और मिथाइल अमीन के अंदर देखें, पी के बी की वैल्यू मिथाइल अमीन की 3.3 है तो और एनिलीन की 9.4 है। तो इसका मतलब मिथाइल अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन के। और एनिलीन जब बेस एज ए बेस काम कर रहा है तो अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लोरियन ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट के मुताबिक, तो वो बनाएगा कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड जो बनेगा उसकी फिर आ जाएगी पी के ए वैल्यू। इसी तरह मिथाइलमीन का भी जो कंजुगेट एसिड बनेगा उसकी भी पी के ए वैल्यू आएगी। अब एक बात देखें, जिस बेस की पी के ए बी वैल्यू ज़्यादा है उसकी पी के ए वैल्यू कंजुगेट एसिड की कम होगी। इसी तरह जिस बेस की पी के बी वैल्यू कम है तो उससे बनने वाले कंजुगेट एसिड की पी के ए वैल्यू फिर ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। पी के ए और पी के लिए भी यही रूल लगेगा कि पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड के लिए, जब उसका कंजुगेट बेस बनेगा उसके पी के बी की वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी।
अच्छा जी, जितने भी हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसमें या तो मिथाइल अमीन्स होते हैं, या फिर प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, या टर्शियरी मीन्स होते हैं, या फिर साइक्लिक मीन्स होते हैं। लेकिन नेचर में वो या तो प्राइमरी हो सकते हैं, या सेकेंडरी हो सकते हैं, या टर्शियरी हो सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हों चाहे वो साइक्लिक हों। अच्छा जी, गैसेस फेस के अंदर तो एक तरतीब है कि टर्शियरी अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्गर होते हैं प्राइमरी मीन से। लेकिन हमें पता है हम ड्रग को ज़्यादातर एक्व सोल्यूशन के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्वस मीडिया ज़्यादा है, तो उसमें ज़रा बेसिक करेक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो सेकेंडरी मीन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मीन के, प्राइमरी मीन ज़्यादा बेसिक होंगे एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी मीन के। वजह यह है कि एक्व सोल्यूशन में टर्शियरी मीन के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस भी काम करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब काम ड्रग में जो ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी पीके वैल्यू जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें फंक्शनल ग्रुप की पीके वैल्यू के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए, फिर हम ड्रग की नेचर को समझ सकते हैं कि वाया ड्रग ये नेचर एसिडिक होगी, बेसिक होगी, या फिर न्यूट्रल होगी। जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी बात करेंगे, तमाम की बात नहीं करेंगे। जैसे कुछ ड्रग्स के अंदर सल्फोनिक ग्रुप्स भी होते हैं। सल्फोनिक ग्रुप जो है वो सल्फोनिक एसिड से आए हैं। तो सल्फोनिक एसिड जो होगा उसकी पीके वैल्यू -1 है। पीके वैल्यू जितनी कम से कम होगी उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसकी पीके वैल्यू कम से कम होने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसी तरह काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीके वैल्यू जो है वो 4 होती है। ठीक है जी। इसी तरह अमीन्स हैं, उनकी 9 से 11 तक पी के वैल्यू होती है। पी के वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी समझ लो उसका एसिडिक करेक्टर कम होता चला जाएगा, बेसिक करेक्टर इन्हांस होता चला जाएगा। समझ आइए चन मखना। अच्छा जी, इसके अलावा थायोल्स और मेलोनेट्स और इसके अलावा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं, नाइट्राइल्स, एस्टर, अल्काइंस, सल्फ ऑक्साइड्स, अमीन्स, इन तमाम की पीके वैल्यू हमने दी हुई है यहाँ पे। तो पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जा रही है समझ लें इनका एसिडिक करेक्टर कम होता जा रहा है, बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं और भी हैं, लेकिन हमने चंद सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दी हैं कि कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनकी क्या क्या पीके वैल्यू होगी और उसका फिर ड्रग पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है जी। जितनी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगी डेफिनेटली उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी फिर उतनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अब हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग की एग्जांपल दी हैं, जैसे कि एटेनोलोल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। हाइपरटेंसिव को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एक तो अमाइड है, ईथर है, अल्कोहल है और अमीन है। और इसकी पीके वैल्यू जो है मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स के अंदर अमाइड की फितरत देखें तो ये एसिडिक होती है, और अल्कोहल की देखें तो स्लाइटली एसिडिक होती है, और अमीन की देखें तो ये बेसिक होती है। तो कलेक्टिवली पूरे कंपाउंड की जो पी के वैल्यू 9.2 है। 9.2 का मतलब ये ड्रग बेसिक नेचर रखेगी, क्योंकि पी के वैल्यू ज़्यादा है इसकी, और पी के वैल्यू अगर कम होती तो ये एसिडिक नेचर रखती। इसका मतलब बेसिक नेचर फिर किसकी वजह से है, इस अमीन की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, दूसरा है एसिड अमीनोफिन, एनल्जेसिक है, और इसके अंदर आप देखें पी के वैल्यू 9.9 है। तो इसमें देखें कि इसमें तो फिनोलिक ग्रुप भी है, इसमें अमाइड ग्रुप भी है। अब फिनोल तो एसिडिक होते हैं, इसकी पीके वैल्यू तो कम होनी चाहिए। फिनोल ज़्यादा एसिडिक तब होते हैं जब इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो NH लगा हुआ है, NH के साथ कार्बोनिल है। अगर NH के साथ कार्बोनिल हो तो ये मॉडरेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, और मॉडरेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस OH की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। जब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो पीके वैल्यूज़ कम हो जाएगी, सॉरी पीके वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने से पीके वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पीके वैल्यू और एसिडिक स्ट्रेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है इसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है, और कितनी है वो 9.9 है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसमें नॉरफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक है,
इसकी पीके वैल्यू 6.4 है। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर रखती है। क्या चीज़ है इसमें जो एसिडिक नेचर रखती है? इसमें तो सेकेंडरी अमीन हैं, टर्शियरी अमीन्स हैं, यहाँ भी टर्शियरी अमीन्स हैं, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसका मतलब ये है पीके वैल्यू कम है, तो ये ओवरऑल एसिडिक नेचर रखेगा। सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसकी भी 6.4 है, तो इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जिन जिन ड्रग्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसका मतलब उनकी पीके वैल्यू कम देखने को मिलेगी। जिनकी पीके वैल्यू कम होगी इसका मतलब वो ड्रग एसिडिक करेक्टर रखती हैं। इसी तरह एंटी एलिप्टिक ड्रग है कार्बा मेजिपिन, तो इसके अंदर देखें यूरिया फंक्शनल ग्रुप है, और यूरिया फंक्शनल ग्रुप तकरीबन जो है वो बेसिक करेक्टर रखते हैं, तो इसमें 13.9 आएगी। इस तरह कैटो प्रोफिन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसकी 4.5, इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी वजह से इसकी 4.4 वैल्यू आ रही है। डाइक्लोफेनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसके अंदर भी 4.2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है जी, इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसकी पीके वैल्यू कम है और ये एसिडिक नेचर रखती है। तो ये मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ये भी एसिडिक नेचर रखेगी, और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइक्लोफेनिक्स जो है ये भी एसिडिक नेचर रखेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ मैंने टेबल दिया है, इसमें कुछ ड्रग्स जो हैं वो एसिडिक नेचर रखती हैं, उनके ड्रग के नाम भी दिए हुए हैं, उनकी पीके वैल्यू भी दी हुई है। कुछ ड्रग्स जो हैं बेसिक नेचर रखती हैं, उनकी भी पीके वैल्यू दी हुई हैं। अब इन ड्रग के फार्मूले आपने खुद लिख के और ख़ुद उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तलाश करने हैं कि किन फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये एसिडिक हैं, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनकी वजह से इनके बेसिक करेक्टर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है आपको? हैं जी? अच्छा ठीक है जी, समझ आ गई। चलें जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्रग की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के हवाले से। जर्नल प्रिंसिपल ये कहता है कि आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन ऑफ ड्रग कैन बी प्रेडिक्टेड इफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर नॉन। आयोनाइजेशन की कितनी वैल्यू आएगी, कितने एक्सटेंट तक कोई ड्रग जो है वो आयोनाइज हो सकती है या नहीं हो सकती, वो तब तक नहीं मालूम हो सकता जब तक हमें मॉलिक्यूल पे लगे हुए फंक्शनल ग्रुप की नेचर का नहीं पता लग सकता। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की नेचर का पता होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, बेसिक भी हो सकते हैं जैसे अमीन्स हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं जैसे कीटोन्स हैं, एस्टर हैं। ठीक है जी, ये फंक्शनल ग्रुप ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। फॉर क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of molecules, pK value of functional group must be determined as well as pH of environment। कहते हैं जी हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिवली मैयर करनी है, क्वालिटेटिव नहीं करनी। तो क्वांटिटेटिव मैयरमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्वांटिटेटिव मैयरमेंट के लिए ज़रूरी है हैंडरसन हेजलबाश क्वेश्चन। हैंडरसन हेजलबाश क्वेश्चन में के हवाले से अक्सर स्टूडेंट जानते होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे भी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हैंडरसन हेजलबाश क्वेश्चन वीक एसिड या वीक बेसिस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। पी बेस के लिए होती है, एसिड के लिए होती है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंजुगेट बेस ओवर वीक एसिड, यानी वीक एसिड का कंजुगेट बेस। ठीक है जी, इसी तरह वीक बेस का ऊपर रखेंगे कंजुगेट एसिड। एसिड यानी कि जो एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, कौन सी कंसंट्रेशन होगी? मोलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड हमने इनिशियली कितना लिया, कितने मोलर लिया, ठीक है जी, और कितना वो आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होने के बाद उसने जो बेस बनाया उसकी क्वांटिटी वो कंजुगेट बेस होगी इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। उस एसिड का पी के वैल्यू या बेस की पी के बी वैल्यू अगर आपको बता दी जाए तो फिर आप उसकी पी एच या पी ओ एच निकाल सकते हैं, और अगर पी एच और पी ओ एच निकाल लेंगे तो फिर आप उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से मुराद ये है कि अगर आप उसकी परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन बता सकते हैं। आप जितनी परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब यह है कि उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम थोड़ी सी एग्जांपल के साथ साथ समझाते हैं। आपने हैंडरसन हेजलबाश क्वेश्चन से तो पीएच निकाल ली सपोज करें, तो कैलकुलेशन के लिए हमें
अगर एसिड है तो उसके लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, अगर बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन चाहिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो ड्रग थी वो एसिडिक थी, तो एसिडिक ड्रग के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हेंडरसन हेज़लबाश इक्वेशन से तो पीएच निकलेगी, तो पीएच को ही इस्तेमाल करें और पीएच को लें 10 की पावर में माइनस में, तो 10 की पावर माइनस में उस वैल्यू को पुट करें जो पीएच की वैल्यू आएगी हेंडरसन हेज़लबाश इक्वेशन से, फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में अकेले नहीं रहते, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, तो अक्सर हम हाइड्रोनियम आयन लिख लेते हैं, लेकिन आज ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोनियम आयन लिखें, आप सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं क्योंकि पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, तो इसी वजह से हम ये माइनस में वैल्यू लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है उस एसिड की कंसंट्रेशन के साथ जो आपने इनिशियली यूज़ की है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये आपके पास आ गई परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। ये सिंपल फार्मूला है, इसका मतलब फार्मूला, दो फार्मूले लगेंगे, पहले हेंडरसन हेज़लबाश इक्वेशन लगा के आप पी एच निकालें, फिर इसके बाद पी एच से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालें, उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दें एसिड की कंसंट्रेशन के साथ, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन आ गई, जो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन बता रही है कि इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी होगी। ठीक है जी, हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि जैसे फॉर्मिक एसिड है, उसकी हमने सपोज करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली 0.1 मोलर, और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो वैल्यू आई पी एच हमने इसकी निकाली, पी एच वैल्यू जो आई थी उससे हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल ली, वो निकली हमारे पास 4.2 10⁻³ मोलर। तो हमने क्या करना है, इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकली 4.2%, तो 4.2% ही आयोनाइज होगा सोल्यूशन के अंदर। समझ में आ गया फार्मूला ना? इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपनी ड्रग्स की तरफ। वो तो हमने जनरल फार्मूला समझाया, अगर एसिडिक ड्रग हो या बेसिक ड्रग हो तो हमने फार्मूला चेंज नहीं करना, हम पी एच का ही फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि मोस्टली ड्रग के अंदर वैल्यू जो इस्तेमाल होती है वो पी एच या पी के ए वैल्यू या पी के ए वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, एसिडिक ड्रग के लिए वही फार्मूला है और बेसिक ड्रग के लिए वही फार्मूला है हेंडरसन हेज़लबाश इक्वेशन, और इसी को इस फार्मूला में से जब पीएच निकाल लेंगे, चाहे वो एसिडिक ड्रग हैं चाहे वो बेसिक ड्रग हैं, फिर आपने परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकालनी है। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकालने के लिए ड्रग के हवाले से फार्मूला थोड़ा सा हमने पहले फार्मूले के मुकाबले में थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे ड्रग की परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकालनी है तो 10 की पावर पीएच लेनी है माइनस पी के ए, ठीक है जी, और फिर डिवाइड करना है 1 प्लस वही वैल्यू 10⁻⁻PH माइनस पी के मल्टीप्लाई बाय 100, और पर बेस की की आयनाइजेशन है तब भी वही लेंगे, क्योंकि इस ड्रग एसिडिक हों या बेस हों हम कैलकुलेट तो पीएच ही कर रहे हैं। ठीक है जी, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि बेस के लिए पी के वैल्यू ज़्यादा आएगी अगर वो अच्छे बेस हैं, स्ट्रॉन्गर बेस हैं, अगर गुड बेस एसिड हैं तो उनके पी के वैल्यू कम आएगी। ठीक है जी, अच्छा जो भी आएगी हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी, हमने कुछ दो ड्रग की एग्जाम्पल दी हैं, जैसे डाईफिनाइल डाईफिन हाइड्रामीन, डाईफिन हाइड्रामीन्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कि ईथर है एक अमीन है, तो ईथर तो न्यूट्रल होता है तकरीबन, अमीन बेसिक होता है, तो बेसिक है तो उसकी पी के वैल्यू तकरीबन 9 है, तो 9 वैल्यू बता रही है कि ये बेसिक है। अगर जब ये कॉन्जुगेट अपना एसिड बनाएगी तो डेफिनेटली इसकी पी के बी वैल्यू निकलेगी, वो कम निकलेगी। अच्छा जी, हमने पी के वैल्यू देखनी है। इसी तरह आइब्रूफिन है, इसकी पी के वैल्यू जो है 4.4 है, कहता है वो कहता है जी pH 7 है, उस pH 7 पे ड्रग की आपने परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकालनी है। pH चेंज करेंगे अगर इन्वायरमेंट की तो आयोनाइजेशन भी चेंज हो जाएगी। फिर हम वही फार्मूले की तरफ आ जाएंगे कि आपको pH बता दी है हमने, आपको हेंडरसन हेज़लबाश इक्वेशन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन वाला। वो कैसे लगाएंगे, डाईफिन हाइड्रामीन की बात करें तो 10 की पावर 9 माइनस 7, 10 की पावर 9 माइनस 7 के -7 कैसे, -7 कैसे जी, -7 कैसे कि पी के वैल्यू तो है इसकी 9 पी के वैल्यू, और -7 ये पी एच की वैल्यू है, पी के माइनस पी एच, पहले क्या फार्मूला, पी के ए माइनस
पी के ए माइनस पी एच। देखें ये एसिड आयोनाइजेशन है तो पी एच माइनस पी के करना है, अगर बेसिक है, बेस है ड्रग, तो पी के ए माइनस पी एच करना है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये ड्रग बेसिक है तो इस वजह से दूसरे वाला फार्मूला लगाया हमने, पी एच माइनस पी के ए, इसके बाद पी के ए माइनस पी एच प्लस वही वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और 99%, तो इसकी आयोनाइजेशन जो है वो 99% है। सिमिलरली आइब्रूफन के लिए दूसरा फार्मूला लगेगा जिसके अंदर ये, क्योंकि आइब्रूफन के अंदर पी के वैल्यू जो थी 4.4 थी, 4.4 शो कर रही है, ये एसिडिक ड्रग है, तो एसिडिक ड्रग के लिए फार्मूला पहले वाला लगेगा, पी एच माइनस पी के ए, पी एच माइनस पी के ए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, वही वैल्यू ऊपर रखेंगे और नीचे वही वैल्यू नीचे लेके 1 प्लस कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.8%, तो ब्रूफन जो है वो 99.8% आयोनाइज होगी pH 7 पे। अगर pH चेंज करेंगे तो आयोनाइजेशन भी चेंज हो जाएगी। आसान फार्मूला है ना, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, तो अगली आजमाइश आपके लिए है कि आपको हम 4 ड्रग दे रहे हैं, इन ड्रग्स की पी के वैल्यू 8.1 बेस है, ये भी बेस है 9.6, अच्छा जी एसिड है ये ड्रग 5 फ्लोरो यूरासिल, पी के 8 है और ये भी एसिडिक है, एसिडिक ड्रग है, पी के वैल्यू 4.5 है। तो आपने क्या करना है, इन चारों ड्रग्स की आपने निकालनी है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन और 2 पीएच पे निकालनी है, 4 पे निकालें पहले सबकी और फिर 9 पे कैलकुलेट करें, ठीक है जी। फिर देखते हैं आप परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आपकी इस तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इस तरह परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन भी निकालना आ जाएगी, और अगर ये निकालना आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप क्वांटिटेटिवली डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ड्रग की निकाल सकते हैं, और जितनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आएगी तो उसका मतलब आयोनाइज उतना अच्छा होगी, उतना उस पीएच पे उतनी ज़्यादा अच्छी आयोनाइजेशन शो करेगी, तो उसका मतलब उतनी ज़्यादा जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग शो करेगी, ठीक है जी। क्योंकि आयोनाइजेशन होगी तो एब्जॉर्प्शन होगी ना, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर से बेहतर शो कर सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम अगले 3rd पार्ट के लिए को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जिसमें हमने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से बताना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या इफ़ेक्ट होगा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे। तब तक के लिए हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।